नमस्कार। आइए सीधे चलते हैं राजस्थान के बीकानेर की गलियों में और एक ऐसे रहस्य का विश्लेषण करते हैं जहां इंसान के अपने दिमाग और किसी खौफनाक अलौकिक शक्ति के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक इंसान के भीतर चल रहे उस भयानक मानसिक और शारीरिक संघर्ष का सबूत है जहां विज्ञान और तर्क दोनों घुटने टेक देते हैं। आज के इस पहले भाग में हम कसाई जिन का साया नाम की इस घटना की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे एक अनदेखी शक्ति ने एक पूरे परिवार की जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल दिया। चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक घटना में उतरते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक सास घर के निचले हिस्से में आराम से कपड़े धो रही है। सब कुछ सामान्य है। अचानक उसे ऊपर के कमरे से एक आवाज आती है। कोई आम आवाज नहीं, बल्कि एक बहुत ही भारी, डरावनी और मर्दाना आवाज। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, उस कमरे में उसकी अपनी बहू सफाई कर रही थी और वो वहां बिल्कुल अकेली थी। जब वो सास घबराकर ऊपर पहुंचती है तो जो देखती है वो किसी के भी होश उड़ा दे। उसकी बहू एक दीवार पर बैठी थी और उसी अनजान मर्द की आवाज में बात कर रही थी। सच में यहीं से शुरू होता है ये पूरा मनोवैज्ञानिक और अलौकिक थ्रिलर। एक खौफनाक रहस्य। अब इस कहानी की मुख्य कड़ी से मिलते हैं। रति 28 साल की एक बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। लेकिन वो एक ऐसे अंतहीन चक्र में कैद थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सोचिए, बीकानेर के उस गांव में 28 साल की उम्र तक किसी लड़की का कुंवारी रहना काफी असामान्य था। लेकिन इसका कारण एक ऐसा गहरा बोझ था जिसे उसका परिवार सालों से अपने सीने में दबाए हुए था। असल में रति किसी ऊपरी और काली शक्ति के प्रभाव में थी। और सबसे डरावना पहलू ये था कि जैसे ही दिवालियां, होली जैसे बड़े त्योहार करीब आते, रति का परिवार उसे एक कमरे में बंद करने के लिए मजबूर हो जाता था। वे हर त्योहार से पहले कुछ तांत्रिक इलाज करवाते थे, सिर्फ इस शक्ति को कुछ समय के लिए दबाने के लिए। मतलब ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक जेल थी और रति उसकी एक बेबस कैदी। विवाह और एक नई शुरुआत। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। माता पिता की तमाम चिंताओं के बीच शहर के एक पढ़े लिखे डॉक्टर अतुल के साथ रति का रिश्ता तय होता है और फरवरी के महीने में उनकी शादी हो जाती है। रति के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि अपने उस काले अतीत से आजादी की एक उम्मीद थी। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव। एक तरफ गांव वालों की गंभीर चेतावनियां थी जो रति से जुड़ी उस खतरनाक अलौकिक शक्ति के बारे में आगाह कर रही थी, और दूसरी तरफ अतुल का पढ़ा लिखा वैज्ञानिक परिवार जिसने इन चेतावनियों को बस एक अंधविश्वास कहकर सिरे से खारिज कर दिया। ये सीधे सीधे वैज्ञानिक तर्क और एक अनजाने खौफ के बीच का मनोवैज्ञानिक संघर्ष था। शादी के बाद का पहला महीना, सब कुछ बिल्कुल शांत और सुखद। अतुल अपने क्लिनिक जाता और रति खुशी खुशी अपने नए घर में समय बिताती। उस काली शक्ति का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन सच कहूं तो ये शांति महज एक मनोवैज्ञानिक भ्रम थी। ये रति और उसके नए परिवार को यह विश्वास दिला रही थी कि अब सब कुछ ठीक है, पर असल में ये उस भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। होली का खूनी खेल। अब माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगता है। मार्च का महीना आ गया था और होली का त्योहार बिल्कुल करीब था। ये वही समय था जब वो शक्ति अपनी सारी जंजीरें तोड़ देती थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। रति अपने गांव से दूर शहर में थी, जहां उसे संभालने वाला कोई नहीं था। उसका मनोवैज्ञानिक तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि वो खुद अपनी चेतना पर से नियंत्रण खो रही थी। होली से ठीक 2 दिन पहले की बात है। सांस ऊपर जाती है और देखती हैं कि रति दीवार पर बैठी है और भयानक तरीके से चीख रही है। अगले ही पल रति एक खूंखार जानवर की तरह उन पर छलांग लगा देती है। दहशत में सास सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। उनके सिर से बहुत खून बहता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। और रति, वो बस सीढ़ियों पर बैठी उसी मर्दाना आवाज में जोर जोर से हंस रही थी। जब बाद में रति से इस हमले के बारे में पूछा जाता है तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, मुझे नहीं पता वो कैसे गिरी, मुझे तो बाद में पता चला। वो पूरी तरह से भूलने की बीमारी यानी एमनेशिया की स्थिति में थी। उसे अपनी सास पर हमले की कोई याद नहीं थी। जब रति के माता पिता उसे उसके पुराने आध्यात्मिक इलाज के लिए ले जाना चाहते हैं तो अतुल साफ मना कर देता है। वह अब भी इस घटना को अलौकिक मानने को तैयार ही नहीं था। यह अतुल के अंदर चल रहा एक भयानक द्वंद्व था। एक तरफ उसकी आंखों देखी खौफनाक हकीकत थी और दूसरी तरफ उसका वैज्ञानिक गुरूर, शैतान का हिंसक रूप। ये घटनाक्रम सच में सब कुछ स्पष्ट कर देता है। होलिका दहन की सुबह तक रति का अपना अस्तित्व जैसे पूरी तरह से मिट चुका था। उसने बोलना बंद कर दिया था। अब वो उस अमानवीय शक्ति के पूरी तरह से कब्जे में थी।
दोपहर में जब अतुल घर आता है तो देखता है कि रति अंधेरे कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके लेटी है और उसके गले से लगातार गुर्राने की अस्वाभाविक आवाजें आ रही हैं। जैसे ही अतुल उसके पास जाता है, रति अपनी फटी हुई बिना पलक झपकाए आंखों से मुड़ती है और बहुत ही क्रूरता से अपने दांत अतुल की बाह में गाड़ देती है। ये बिल्कुल वो पल था जब अतुल का वैज्ञानिक अहंकार एक झटके में चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। अतुल दर्द से इतनी बुरी तरह चीखता है कि उसके पिता भागकर आते हैं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि रति की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि पूरी शारीरिक ताकत लगाने के बाद भी उसे अतुल से अलग नहीं किया जा सका। जाहिर है ये कोई इंसानी ताकत तो थी नहीं। हार कर पिता ने मंदिर से पवित्र गंगा जल लिया और कुछ मंत्र पढ़कर रति पर छिड़का। सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से उस अलौकिक शक्ति की पकड़ कुछ ढीली हुई और अतुल खुद को छुड़ा पाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने रति को जोर से पीछे धकेला और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। कसाई जिन का खौफ। स्थिति अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी। घबराए हुए अतुल ने तुरंत रति के मायके फोन किया और यहां एंट्री होती है दयाल की। दयाल वही तांत्रिक था जो सालों से हर बड़े त्योहार पर रति का इलाज करता आ रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे जब दयाल रति के परिवार के साथ भागता हुआ अतुल के घर पहुंचता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि दरवाजा खोलने से पहले ही दयाल अतुल और उसके पिता को सख्त हिदायत देता है कि अंदर चाहे जो भी दृश्य हो, उन्हें बिल्कुल घबराना नहीं है। और जब दयाल ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा किसी सबसे भयानक दुस्वप्न से भी बदतर था। रति के सिर से खून बह रहा था और वो उसी खून का इस्तेमाल करके कमरे की दीवार पर अरबी भाषा में कुछ लिख रही थी। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसे शायद अरबी भाषा का अ भी नहीं आता, वो अपने ही खून से दीवारें रंग रही थी। ये एक इंसान के पूरी तरह से टूट जाने और मानसिक पतन का एक बेहद विचलित करने वाला दृश्य था। दरवाजा खुलते ही रति ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए दयाल पर सीधा हमला कर दिया। उसने दयाल को सिर से पकड़ा और उसके बालों को इतनी बेरहमी से खींचा कि बाल जड़ों से ही उखड़ गए। कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों को मिलकर दयाल को उस खूंखार पकड़ से छुड़ाना पड़ा। आखिरकार एक खूनी और बेहद हिंसक संघर्ष के बाद दयाल अपने शक्तिशाली मंत्रों की मदद से रति को किसी तरह शांत करने और काबू में करने में कामयाब हो पाया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, एक खौफनाक रात गुजरने के बाद अतुल अंततः अपने ससुर से माफी मांगता है। ये सिर्फ एक दामाद की माफी नहीं थी, बल्कि ये विज्ञान पर अटूट विश्वास करने वाले एक डॉक्टर की हार थी। उसे अब ये स्वीकार करना ही पड़ा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो उसकी मेडिकल किताबों की समझ से कोसों दूर हैं। ये अतुल के भीतर चल रहे उस लंबे मनोवैज्ञानिक संघर्ष की हार थी, जहां खौफनाक हकीकत ने उसके सारे तर्कों को कुचल कर रख दिया था। अब इस मोड़ पर जो होता है वो सच में दिलचस्प और डरावना दोनों है। गांव लौटने से पहले दयाल एक ऐसी चेतावनी देता है जो खून जमा देती है। वो कहता है, मैं पिछले 12 सालों से रति का इलाज कर रहा हूं, लेकिन मैंने उस कसाई जिन को इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। मुझे तो अब आगे के लिए डर लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। दयाल की ये बात साफ तौर पे इस बात की पुष्टि करती है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक रूप ले चुका है। ये पूरी घटना हमें एक बेहद परेशान करने वाले चौराहे पर लाकर छोड़ देती है। अब जबकि वो कसाई जिन इतने आक्रामक और बेकाबू रूप में जाग चुका है, तो आगे क्या होगा? रति, जो अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी बनकर रह गई है, उसका भविष्य क्या है? और अतुल का परिवार इस खौफनाक अलौकिक सच्चाई का सामना आगे कैसे करेगा? इन रहस्यमयी और भयावह सवालों के जवाब हम इस विश्लेषण के दूसरे भाग में तलाशने की कोशिश करेंगे। तब तक गहराई में छिपे इन रहस्यों पर जरूर विचार कीजिएगा।